नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम लोकसभा में वक्फ बिल पर हुई बहस का एक पूरा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। विपक्षी नेताओं को यह जानकर बड़ा दुख होगा कि इस बिल का लोकसभा में पास होना अब तय है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टियों ने इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। अब यह बहस महज अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए हो रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता अपने भाषणों के जरिए पब्लिसिटी लेकर अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि पिछले हफ्ते तक राहुल गांधी कह रहे थे कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन वक्फ बिल पर 10 घंटे तक चली इतनी बड़ी बहस में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारत में नए वक्फ कानून का वक्त आ चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल को पेश कर दिया है और अब से 1 घंटे के बाद रात 10 बजे इस बिल पर वोटिंग कराई जाएगी। विपक्षी नेताओं के लिए बुरी खबर यह है कि नीतीश कुमार के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया है और अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वक्फ बिल के समर्थन में कम से कम 293 वोट पड़ सकते हैं और इस बिल के खिलाफ 232 वोट पड़ सकते हैं और इन वोटों की संख्या कुछ कम भी हो सकती है। यानी कम से कम लोकसभा में विपक्ष का कोई चांस नहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं और आज बहस के दौरान इन सांसदों ने इस बिल पर अपने रुख को स्पष्ट नहीं किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुद उनसे यह पूछा कि वो बिल के खिलाफ वोट करने वाले हैं या वो इस बिल के समर्थन में वोट करने वाले हैं। विपक्ष के नेताओं ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार ने बहस के लिए सिर्फ 10 घंटे का ही समय दिया, जबकि इस विषय पर बहस के लिए कम से कम 12 घंटे या फिर उससे ज्यादा का समय मिलना चाहिए था। हालांकि सरकार का कहना है कि वर्ष 2013 में जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ था, तब यूपीए की सरकार ने सिर्फ 5.5 घंटे इस बिल पर बहस कराई थी और यह सरकार तो 10 घंटे बहस करवा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वक्फ बिल पर विपक्ष की तरफ से कोई भाषण नहीं दिया। और यह भी तब हुआ जब राहुल गांधी पिछले हफ्ते तक ये कह रहे थे कि सरकार उन्हें संसद में बोलने नहीं देती, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सूत्रों से हमें यह पता चला कि संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने यह सुझाव दिया था कि वक्फ बिल पर उन्हीं नेताओं को भाषण देना चाहिए जो इस मुद्दे पर बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा थे, और इसी वजह से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने विपक्ष की तरफ से पहला भाषण दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी भी लोकसभा में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के एक वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड गए हैं। और इस वार्षिक सम्मेलन का नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लंबा नाम है, शॉर्ट में इसे बिम्स्टेक कहते हैं। अब आप ये देखिए कि आज की बहस के दौरान केंद्र सरकार ने इस बिल को जरूरी क्यों बताया है, ये पूरी बहस क्यों हो रही है, इस बिल में ये जो बदलाव किए जा रहे हैं ये क्यों जरूरी है। और ये बात पूरे देश को समझनी चाहिए, आपको भी समझनी चाहिए, क्योंकि आप भी जब बाहर निकलेंगे, कल अपने दफ्तर जाएंगे, किसी चाय की दुकान पर बैठेंगे, अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठेंगे, तो वक्फ बिल पर बहस जरूर होगी और आपको हर तर्क के बारे में पता होना चाहिए, हर जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सरकार का पहला तर्क यह है कि वर्ष 1995 और वर्ष 2013 में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार ने वक्फ कानून में ऐसे बदलाव किए थे जिनसे वो मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहती थी। यानी उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली, उसने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड में जानबूझकर ऐसे बदलाव किए थे। इनमें जो सबसे बड़ा बदलाव था कि अगर गैर मुस्लिम नागरिक भी वक्फ को अपनी संपत्ति दान में देना चाहते हैं तो वक्फ का कानून उन्हें ऐसा करने से रोकेगा नहीं। मतलब अगर कोई नागरिक ऐसा है जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम धर्म को नहीं मानता, अगर वो भी वक्फ को अपनी संपत्ति
दान में देना चाहता है तो उसे इस बात की पूरी इजाज़त होगी। ये कानून इसलिए भी विवादित था क्योंकि एक तरफ गैर मुस्लिम महिला को एक मुस्लिम पुरुष से निकाह करने के लिए पहले धर्म परिवर्तन करना होता है। और ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, महिला को, किसी भी गैर मुस्लिम महिला को मुसलमान पुरुष से निकाह करने से पहले अपना धर्म परिवर्तन करना होता है और इस्लाम धर्म को अपनाना होता है। लेकिन जब संपत्ति देने की बारी आती है, संपत्ति का दान करने का मामला आता है, तो इस मामले में कांग्रेस की सरकार ने यह कानून बना दिया कि देश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और अल्पसंख्यक ईसाई अगर अपनी निजी जमीन वक्फ को दान में देना चाहते हैं तो उन्हें पूरा अधिकार होगा। यानी अगर किसी लड़की को शादी करनी है, निकाह करना है, तो उसे मुसलमान बनना होगा। लेकिन अगर किसी की संपत्ति लेनी है तो उसमें धर्म की कोई जगह नहीं है, किसी भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है और अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकता है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह की संपत्ति। इसलिए बड़ा सवाल आज यह है कि कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति वक्फ को अपनी संपत्ति दान में क्यों देगा, अल्लाह को अपनी संपत्ति दान में क्यों देगा, और क्या अल्लाह भी, क्या इस्लाम के कानून भी किसी गैर मुसलमान से, ऐसे व्यक्ति से जो इस्लाम को नहीं मानता, क्या उससे उसकी संपत्ति और उसके दान को कबूल करेंगे? इस कानून को खत्म करने के लिए ही सरकार ये नया बिल लेकर आई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपनाया हुआ है और जिन्हें मुसलमान बने हुए अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, वो लोग वक्फ को अब अपनी संपत्ति दान में नहीं दे पाएंगे। वर्ष 2013 में ही यूपीए की सरकार ने सेक्शन 108 को वक्फ कानून में जोड़ दिया था। यह सेक्शन कहता है कि वक्फ के कानून देश के किसी भी कानून से ऊपर होंगे। यानी देश में भी 2 तरह के कानून बन जाएंगे, एक देश का वो कानून जो हम सब पर लागू होता है, हमारे ऊपर और आपके ऊपर, और एक वक्फ का कानून। वक्फ का जो कानून है वो सबसे ऊपर होगा। सोचिए ऐसा कैसे हो रहा था कि वक्फ का कानून हमारे देश के सभी कानूनों से ऊपर था और फिर भी इस देश के अल्पसंख्यक मुसलमान खतरे में थे। बार बार ये बात कही जाती है कि मुसलमान भारत में खतरे में है, लेकिन वक्फ का कानून जो है वो बाकी के कानूनों से ऊपर है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये बात लगातार कही जाती है कि देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन सच्चाई यह है कि रेलवे के पास जितनी भी जमीनें हैं उसका इस्तेमाल इस देश के सभी लोग करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों। इसी तरह भारतीय सेना की जमीन भी देश के लोगों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे वो लोग किसी भी धर्म के हों। लेकिन वक्फ की जो जमीन है ये निजी जमीन होती है और इस पर देश के तमाम लोगों का कोई अधिकार नहीं होता। सोचिए, जब वक्फ की संपत्ति निजी संपत्ति है तो उसके कानून देश के बाकी कानूनों से ऊपर कैसे हो सकते हैं? दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जहां बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, लेकिन किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन नहीं है जितनी भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। भारत का वक्फ बोर्ड सबसे अमीर है, मुस्लिम देशों के वक्फ बोर्ड से भी अमीर। आज भारत के वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 संपत्तियां और जमीनें हैं। इनमें से 17% जमीन कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होती हैं, 16% जमीनें खेतीबाड़ी के लिए, 14% मस्जिदों के लिए, 13% दुकानों के लिए, 11% मकानों के लिए और 1.6% जमीन मदरसों के लिए इस्तेमाल होती है। और ये सारी निजी जमीन है जिन पर गैर मुस्लिम नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक उनका नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों की मदद होनी थी, लेकिन आज भी वक्फ बोर्ड के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उसने वक्फ की इन जमीनों और संपत्तियों पर कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितने स्किल सेंटर्स और कितने अनाथालय बनवाए हैं और उसने असल में कितने गरीब मुसलमानों की मदद की है। आज सरकार ने भी यही सवाल पूछा कि अगर पूरी दुनिया में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति भारत में है तो भारत के मुसलमानों में इतनी गरीबी और इतना पिछड़ापन क्यों है? फिर भी भारत के मुसलमान गरीब क्यों हैं? और इसका सीधा सा मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड ने अपना काम ठीक से नहीं किया। आज
संसद में इस बात पर बहस हुई कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था है या एक वैधानिक संस्था है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है जो वक्फ की संपत्तियों की निगरानी करती है और ये वक्फ बोर्ड पिछली सरकारों ने ही बनाए हैं और इन्हें धार्मिक मानना गलत होगा। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट के फैसलों में भी किया गया है, लेकिन आज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण वक्फ बोर्ड को एक धार्मिक संस्था बताया जा रहा है। आज लोकसभा में सरकार ने वर्ष 2014 का एक ऐसा मुद्दा भी उठाया जिसके बारे में शायद आप सबको पता नहीं होगा। वर्ष 2014 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तब आचार संहिता लागू होने से पहले मार्च 2014 में यूपीए की सरकार ने 123 सरकारी जमीनों को दिल्ली के वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। 123 सरकारी जमीनों को दिल्ली में, देश की राजधानी में। और इसमें भी आप ये समझ लीजिए कि जो दिल्ली की जो प्राइम जो लोकेशन की जमीनें हैं, जो आज बहुत महंगी हैं, उन जमीनों को, 123 सरकारी जमीनों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था चुनाव से ठीक पहले यूपीए की सरकार ने। ये सारी जमीनें दिल्ली के मशहूर कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी रोड, पंडारा रोड, करोल बाग, सदर बाजार, दरियागंज और पुराने संसद भवन के आसपास के इलाकों में मौजूद थी। जो लोग दिल्ली और आसपास रहते हैं वो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो इलाकों के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये दिल्ली के वो इलाके हैं जहां ज़मीन बहुत महंगी है, जहां ज़मीन की जो कीमतें हैं वो सैकड़ों करोड़ों रुपए की इन ज़मीनों की कीमतें होंगी। सबको अगर मिला लें तो हज़ारों करोड़ की ज़मीन ये होगी। यहाँ पर कोई आम आदमी ज़मीन खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता। इस प्रकार की ज़मीनें हैं ये। दिल्ली के बिल्कुल हार्ट में, दिल्ली की जो सबसे प्राइम लोकेशन है, ये वो ज़मीनें वहाँ की हैं और ये सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। अदालत का ये कहना था कि वक्फ इन ज़मीनों पर अपना दावा करता है, लेकिन सरकार चाहे तो इन ज़मीनों को अपने पास भी रख सकती है और इस मामले में दोबारा भी विचार कर सकती है। और सरकार ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सरकार ने दोबारा विचार करते हुए, यानी सरकार ने अपने पास नहीं रखा इन्हें, इन पर पुनर्विचार किया। पुनर्विचार करने के बाद सरकार ने वर्ष 2014 के चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की 123 सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को सौंप दी, जबकि वक्फ बोर्ड के पास इन जमीनों को अपनी संपत्ति साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे। इन सरकारी जमीनों पर वक्फ के दावों की जांच करने के लिए 51 वर्ष पहले वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी की जांच पर भी तब कई सवाल उठे थे। आरोप लगा था कि इस कमेटी को जिन जमीनों पर जांच करने के लिए वक्फ के लोगों ने घुसने तक नहीं दिया, उन जमीनों को भी आंख बंद करके इस कमेटी ने वक्फ की संपत्ति बता दिया और इस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीनें इस देश में तेजी से बढ़ती चली गई। हमारे देश में जो इस प्रकार की पार्टियां हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उन्हें यह लगता था कि अगर वो इन सारी सरकारी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड को सौंपेंगी तो इससे इस देश का मुसलमान खुश होगा और खुश होकर इन पार्टियों को वोट देगा। लेकिन आप ये सोचिए कि 2014 के चुनाव से ठीक पहले यूपीए की सरकार ने इतनी सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड को सौंप दी, फिर भी वो चुनाव हार गई और उसके बाद मोदी सरकार आई। वर्ष 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ ज़मीन थी, जो वर्ष 2009 में बढ़कर 4 लाख एकड़ हो गई। 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई और आज जब मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं, वर्ष 2025 में वक्फ बोर्ड के पास हमारे देश की कुल 9,40,000 एकड़ ज़मीन है। वक्फ की ज़मीनों में इतना इजाफा इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पिछली सरकारों ने वक्फ के दावों को कभी भी शक की निगाह से नहीं देखा। जो वक्फ ने कहा, सरकारें मानती चली गई। वक्फ ने जहां उंगली रख दी, वो ज़मीन उनकी होती चली गई। वक्फ ने जिस ज़मीन पर दावा कर दिया, वो ज़मीन पिछली सरकारों ने वक्फ को दे दी या फिर उन ज़मीनों को विवादित ज़मीन मानकर उन पर वक्फ के दावों को ही आगे चलकर पुख्ता कर दिया। उदाहरण के लिए गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश में वक्फ बोर्ड ने 2 द्वीपों पर अपना दावा किया है।
सूरत में नगर निगम के दफ्तर की जमीन पर, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन पर, प्रयागराज में महाकुंभ मेले की जमीन पर, लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर, कर्नाटक में मशहूर बीदर के किले पर और तमिलनाडु के 1500 साल पुराने एक मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है कि यह जमीन हमारी है, जबकि इस्लाम धर्म खुद 1400 वर्ष पुराना ही है। वर्ष 2013 में यूपी की सरकार ने वक्फ कानून में सेक्शन 40 को भी जोड़ दिया। यह सेक्शन 40 कहता है कि वक्फ किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। उदाहरण के लिए वक्फ अगर यह कहता है कि आज से 200, 300 या 500 वर्ष पहले किसी जमीन का इस्तेमाल इस्लाम धर्म की किसी धार्मिक गतिविधि के लिए होता था, तो उस जमीन पर वक्फ अपना दावा कर सकता है और वक्फ को इन जमीनों को अपना साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना दावा पेश करना है। लेकिन अब युग बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है और अब मोदी सरकार ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया है और इसके साथ ही वर्ष 1963 के लिमिटेशन एक्ट को भी इसमें जोड़ दिया है, जो कहता है कि अलग अलग मामलों में 1 से 30 साल के बीच ही वक्फ किसी जमीन पर अपना दावा कर सकता है और अगर उसके पास अपना दावा साबित करने के लिए सबूत नहीं है तो फिर वो जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। इस कानून के खत्म होने से देश के अल्पसंख्यक सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिनके गुरुद्वारे, चर्च और मंदिरों पर वक्फ ने पहले ही अपना दावा किया हुआ है। आज एक सवाल यह भी है कि अल्पसंख्यक तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और ईसाई भी हैं, लेकिन इन अल्पसंख्यकों की बात कोई क्यों नहीं कर रहा, जबकि ये अल्पसंख्यक वर्ग वक्फ कानून में सुधार के लिए काफी समय से मांग करते आ रहे हैं। आज सोचने वाली बात यह भी है कि भारत में 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए वक्फ जैसा कोई कानून नहीं है। हिंदुओं की स्थिति यह है कि वो उन जमीनों पर भी अपना दावा नहीं कर सकते जिन पर सैकड़ों वर्ष पहले मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना दी गई थी। लेकिन इस्लाम धर्म का वक्फ बोर्ड देश में कहीं भी किसी भी मंदिर या दूसरी जमीन पर अपना दावा कर सकता है और हमारी पिछली सरकारों ने ही वक्फ को ये अधिकार दिए हैं। सोचिए, एक तरफ 80% हिंदू हैं जिन्हें अपने प्राचीन मंदिरों की जमीन पर भी आज दावा करने का अधिकार नहीं है और ये दावा करने के लिए भी उन्हें अदालत में कानूनी संघर्ष करना पड़ता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो अयोध्या में राम जन्मभूमि का ही मामला है। राम जन्मभूमि के मामले में न जाने कितने हिंदू कारसेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इतना लंबा कानूनी संघर्ष करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद, तब जाकर हिंदू पक्ष को राम जन्मभूमि की जो जमीन है वो उन्हें मिली और उसके बाद भगवान श्री राम का मंदिर वहां पर बन पाया। आप सोचिए। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को किसी भी जमीन पर अपना दावा करने के लिए अदालत में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक नोटिस भेजकर उस जमीन पर अपना अधिकार जता सकता है। और यह भारत की धर्मनिरपेक्षता का एक कड़वा सच है और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि ये वक्फ का जो नया कानून आ रहा है यह हमारे देश में एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद से धर्मनिरपेक्षता की एक नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। धर्मनिरपेक्षता वो नहीं है जो वर्षों से और दशकों से हमें बताई जा रही है। आज सरकार ने भी यह तर्क दिया है कि अगर वक्फ कानून में बदलाव करना असंवैधानिक है तो फिर वर्ष 1995 और 2013 में इस कानून में बदलाव कैसे हुए। सरकार ने यह भी कहा है कि जो मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे और वक्फ की दूसरी संपत्तियां पहले से रजिस्टर्ड हैं और जिनका वक्फ के पास पूरा ब्यौरा है, उनमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। इसके अलावा नए बिल में वक्फ बोर्ड को वक्फ की संपत्तियों से ज्यादा आमदनी नहीं होगी। वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन मुतलवियों द्वारा किया जाएगा और ये मुतवल्ली इन संपत्तियों से होने वाली आमदनी का सिर्फ 7% हिस्सा ही वक्फ बोर्ड को देते हैं। लेकिन अब नए कानून में वक्फ बोर्ड को इस आमदनी का सिर्फ 5% हिस्सा ही मिलेगा। इसके अलावा आदिवासियों की जमीन को भी वक्फ के लिए दान में अब नहीं दिया जा सकता।
कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को दान में दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। और अगर किसी संपत्ति में महिलाओं और उनके बच्चों का भी हिस्सा है तो मुस्लिम पुरुष उस संपत्ति को वक्फ को दान में नहीं दे पाएंगे। जिन सरकारी संपत्तियों पर वक्फ अपना अधिकार बताता है, उन संपत्तियों को इस नए कानून के लागू होने के बाद वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। हालांकि इसके बाद भी अगर ये दावा किया जाता है कि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ की है तो इस स्थिति में राज्य सरकार एक नामित अधिकारी से जांच कराएगी और ये कलेक्टर रैंक से ऊपर का अधिकारी होगा, सरकारी अधिकारी होगा। मौजूदा कानून में वक्फ के दावों को बिना जांच के ही सही मान लिया जाता है और जिस व्यक्ति की जमीन पर दावा होता है उस व्यक्ति को ही वक्फ की अदालत में जाकर इसे अपनी संपत्ति साबित करना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वक्फ बिना किसी दस्तावेज और सर्वे के किसी भी जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। केंद्रीय वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी अब स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा काउंसिल में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना अब आवश्यक नहीं होगा, वो किसी और धर्म के भी हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ में पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं की भी हिस्सेदारी अब होगी। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे और शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक सदस्य को इसमें जगह देना अनिवार्य हो जाएगा। लोगों के पास वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के अंदर रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार होगा, जो इस समय मौजूदा कानून में नहीं है। और केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का भी अधिकार होगा, जिससे किसी भी तरह की बेईमानी या भ्रष्टाचार अगर इसमें हो रहा है तो उसे भी रोका जा सकेगा, क्योंकि अब सरकार इनके खातों का ऑडिट कराएगी। अब आप ये देखिए कि हमारे देश के विपक्षी नेता किन मुद्दों के आधार पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यह बिल असंवैधानिक है और सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी टेम्पल एक्ट का जिक्र किया, जिसमें यह लिखा है कि वैष्णो देवी मंदिर के श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ही होंगे। अगर उपराज्यपाल हिंदू नहीं हैं तो उन्हें अपनी जगह किसी और हिंदू को इस पद के लिए नॉमिनेट करना होगा। कांग्रेस कहती है कि जब वैष्णो देवी मंदिर के श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कोई गैर हिंदू नहीं हो सकता तो फिर सरकार वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह क्यों दे रही है, और यह मुसलमानों के साथ भेदभाव है। कांग्रेस ने इस श्राइन बोर्ड को लेकर जो बातें कही हैं वो गलत नहीं है, बात तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड के कुल 9 सदस्य होते हैं, जिनमें चेयरमैन समेत 6 लोगों का हिंदू होना अनिवार्य है। हालांकि यहाँ सरकार का कहना यह है कि वक्फ बोर्ड किसी मस्जिद का बोर्ड नहीं है, बल्कि ये वक्फ की संपत्तियों की निगरानी करने वाली एक वैधानिक संस्था है और इसमें एक्सपर्ट्स के तौर पर 2 गैर मुस्लिम लोगों को जगह देने से वक्फ के प्रबंधन को, यानी वक्फ के मैनेजमेंट को सुधारा जा सकता है। इसमें एक्सपर्ट्स को जगह मिलनी चाहिए। संक्षेप में कहें तो सरकार ने मस्जिद की किसी प्रबंधन समिति में गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह नहीं दी है और इसीलिए इसकी वैष्णो देवी मंदिर के श्राइन बोर्ड से तुलना करना सही नहीं है। विपक्ष ये भी कहता है कि अगर किसी 600 वर्ष पुरानी मस्जिद के कागज नहीं है, दस्तावेज नहीं है, तो क्या वो मस्जिद वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी और क्या उस मस्जिद को वहां से हटा दिया जाएगा। विपक्ष का यह भी कहना है कि जब हिंदू धर्म में दान देने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है तो फिर सरकार वक्फ में दान देने के लिए मुसलमान होने को अनिवार्य क्यों बता रही है और क्यों ऐसा नियम ला रही है, और नए नए मुसलमानों को भी वक्फ को अपनी जमीन दान में देने से सरकार क्यों रोक रही है। विपक्षी नेताओं ने यह मुद्दा भी उठाया है कि वक्फ के पास लाखों दुकानों और मकानों की भी जमीन है और सरकार इस जमीन को वक्फ से छीनना चाहती है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि जब सरकार चीन के कब्जे से अपनी जमीन नहीं छुड़ा पा रही है, सरकार को जब चीन से अपनी जमीन छुड़ानी चाहिए थी, तब वो वक्फ की जमीनों को उससे छीनने के लिए ये काला कानून ला रही है। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को
किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ भ्रम फैलाना है सर, मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। अगर गैस दिया तो क्या हिंदू मुसलमान में कोई फर्क किया? अगर शौचालय बनाया तो कहा हिंदू मुसलमान ने फर्क करना है? अगर सड़कें बनी तो क्या ये कहा कि मुस्लिम गांव से सड़क नहीं जाएगी? वोट दो या न दो, हम जब सत्ता में हैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखेंगे। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? How the Limitation Act will be applied? If the Limitation Act will apply, so many disputes will come. This is the intention of the government. Open, सब खुलो, अभी खुल दो रास्ता, इंडिया में चला लगा दो, हिंदू मुस्लिम लगा दो। यही तो इंटेंशन है उन लोग का। क्या होगा? This is not correct. This is completely bad. वक्त तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। मैं आपको विनती करता हूं, पहले तो शांति से सोच लो क्या कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो, और जब दूसरी तरफ यहाँ दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो, मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अबर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे। आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं, उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं। का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस भूमि को अपारदर्शी और एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजनीतिक संरक्षण देते हुए एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां पे इन्होंने इसको अपना वोट बैंक का एटीएम बनाकर रख दिया है। सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर,
ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है, ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। आज जो बड़ा प्रश्न है, जो बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है, वक्फ कानून, इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं, क्या ये एक धार्मिक फैसला है? क्या ये एक विशेष धर्म के खिलाफ लिया गया कोई कदम है, या ये एक प्रशासनिक मुद्दा है? ये एक प्रशासनिक फैसला है। हमारे देश में जो कानून आउटडेटेड हो जाते हैं, समय के साथ पुराने हो जाते हैं, जिन कानूनों को लेकर ऐसा लगता है कि अब इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, अब इन कानूनों से जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो उन कानूनों में बदलाव किया जाता है। इसलिए अब ब्लैक और वाइट में अगर आप देखेंगे, विपक्ष ये चाहता है कि इस पूरी बहस को एक धार्मिक बहस बना दिया जाए। विपक्ष ये चाहता है कि ये पूरा मामला जो है ये धार्मिक मुद्दा बन जाए। सरकार ये चाहती है कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं, ये एक प्रशासनिक मुद्दा है, ये एक प्रशासनिक फैसला है। अब अगर इसे धार्मिक मुद्दा साबित किया जाए तो इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण बीच में आ जाता है, और विपक्ष के नेताओं को ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण का ये मौका चूकना नहीं चाहते। और देश के सारे मुसलमान इस बात से बहुत खुश होंगे कि देखिए विपक्ष के जो नेता हैं वो वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए कितनी शिद्दत से लगे हुए हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये मैसेजिंग का मामला है। संदेश किस प्रकार का जा रहा है और कौन सी पार्टी इस देश के मुसलमानों को सरल भाषा में ये समझा पाएगी कि ये काम प्रशासनिक है या ये धार्मिक है। आप याद कीजिए, जब ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया था, आज अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो मुसलमानों में जब ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया, आप इसे एक धार्मिक मामला मानेंगे या आप इसे एक प्रशासनिक मामला मानेंगे? ये सोच सोच का फर्क है। इसी प्रकार से जब नया नागरिक कानून आया था, CAA जिसे हम कहते थे, वो एक प्रशासनिक कानून मामला था, प्रशासनिक फैसला था, लेकिन उसे भी एक धार्मिक मुद्दा बना दिया गया और लोगों को ये बताया गया कि इससे मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आज जब हमारे देश में वक्फ के अतिक्रमण से सबको परेशानी है, तब इसी देश में उन जंगलों की बात कोई नहीं कर रहा जिन पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक और मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी एक नई रिपोर्ट में बताया है कि देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जंगलों की 13,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर आज भी अवैध कब्जा है। ये जमीन इतनी है कि इसमें दिल्ली जैसे 9 शहरों को बसाया जा सकता है। अब सोचिए, इंसान जानवरों की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं। और शायद इसकी वजह से जानवरों का, ये शायद इसलिए है कि जानवरों का कोई धर्म नहीं होता। जानवर अपने लिए बोल नहीं सकते। जानवरों के लिए विपक्षी नेता संसद में हंगामा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जानवर वोट नहीं दे सकते। लोकतंत्र में जानवरों का वोट है ही नहीं।
और यही कारण है कि आज हमारे देश में जानवरों के बारे में, एनिमल राइट्स के बारे में कोई नहीं सोचता। इस अतिक्रमण की मैं आज आपको बात बता रहा हूं। इस प्रकार के अतिक्रमण को आप हैदराबाद की इस घटना से और भी ज़्यादा समझ पाएंगे, जैसे आज हम देश के लोगों के सामने रखना चाहते हैं। पिछले 4 दिनों से हैदराबाद में तेलंगाना सरकार और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच एक टकराव हो रहा है और इस टकराव का कारण है ग्रीन बेल्ट की वो ज़मीन जहां अब राज्य सरकार पेड़ों को काटकर एक आईटी पार्क बनाना चाहती है। ये ज़मीन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास है और इसी यूनिवर्सिटी के छात्र इस ज़मीन पर लगे पेड़ों को काटने का अब सख्त विरोध कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार का कहना है कि ग्रीन बेल्ट में आने वाले इस इलाके को कांचा गाछी बोवली कहते हैं और इस क्षेत्र की 400 एकड़ जमीन पर सरकार का ही अधिकार है और ये कोई घोषित जंगल नहीं है। लेकिन छात्रों का यह कहना है कि ये एक जंगल है जहां अलग अलग प्रजाति के जानवर और पेड़ हैं और सरकार इन्हें नुकसान पहुंचा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहां विकास के नाम पर इन जंगलों को उजाड़ना चाहती है। सरकार के मन में लालच है। 4 दिन पहले जब स्थानीय प्रशासन ने यहां के पेड़ों को काटने के लिए बुलडोजर भेजे तब बड़ी संख्या में छात्रों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और छात्रों का यह आरोप था कि जंगल के कटने से यहां रहने वाले जानवरों का घर छिन जाएगा। लेकिन पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए 53 छात्रों को हिरासत में लेकर सैकड़ों पेड़ अपने सामने कटवा दिए। पुलिस की कार्रवाई के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अब सड़कों पर उतर आया है और अब छात्रों के इस आंदोलन को पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी और बीजेपी भी समर्थन दे रहे हैं और इन दलों का कहना है कि जिस ग्रीन बेल्ट को राज्य सरकार विकास के नाम पर नष्ट कर रही है वो एक घने जंगल की तरह है जहां जीव जंतुओं और पौधों की 455 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और अब ये सब बेघर हो जाएंगे। इस ग्रीन बेल्ट के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें बुलडोजर का एक्शन और पक्षियों की दर्द भरी आवाजें सुनाई दे रही हैं और सोशल मीडिया पर लोग इन पक्षियों की आवाजों को पक्षियों का दर्द बता रहे हैं। हालांकि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस हैं जो शेयर किए जा रहे हैं, हम इनकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन देश भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो तेलंगाना में रहते हों या देश के किसी और कोने में रहते हों, जो इन पशु पक्षियों के अधिकारों के लिए अब लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह एक बहुत बड़ी कैंपेन बन चुकी है और लोग चाहते हैं कि इन घने जंगलों को छोड़ दिया जाए, इन पशु पक्षियों के जो घर हैं इन्हें ना उजाड़ा जाए। लेकिन तेलंगाना की जो कांग्रेस सरकार है वो यहां भी अब बुलडोजर चलाना चाहती है। हम इन बेजुबान पशु पक्षियों की आवाज़ें, इनका दर्द आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पशु पक्षी लाचार हैं, ये बोल नहीं सकते, ये अपने घर में रहना चाहते हैं लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे, ये आपके सामने बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। इनका संरक्षण करने के लिए नेता भी नहीं है क्योंकि ये वोट नहीं दे सकते। लेकिन इस देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इनके पीछे खड़े हैं और इस जंगल को बचाना चाहते हैं और आज हम भी इस कैंपेन में इन लोगों के साथ हैं। तेलंगाना के बीजेपी सांसदों ने इस मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से बात की है और उन्होंने भी यही कहा है कि तेलंगाना सरकार जंगल काटकर मोर समेत इन कई पशु पक्षियों को, हिरण, कछुओं और सांपों का प्राकृतिक आवास यानी इनका घर छीन रही है और जंगल की जमीन को नष्ट कर रही है। यहां आपको यह पता होना चाहिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना की पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया है। जिस जमीन को लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है वो करीब 20 साल बाद राज्य सरकार को वापस मिली है।
वर्ष 2004 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ज़मीन एक कंपनी को दी गई थी, लेकिन बाद में जब इस कंपनी ने इस ज़मीन पर कोई काम किया ही नहीं तो वर्ष 2006 में ये ज़मीन वापस ले ली गई। हालांकि इस पर कई वर्षों तक इस कंपनी और सरकार के बीच एक कानूनी लड़ाई चलती रही और पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस ज़मीन का पूरा अधिकार दे दिया। इसके बाद मई 2024 में ज़मीन पर कब्जा वापस मिलते ही तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने यहां पर एक आईटी पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा और अगले ही महीने इस आईटी पार्क को मंजूरी भी मिल गई। वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का दावा है कि आईटी पार्क बनने की प्रक्रिया में यहां मौजूद झीलों और जीव जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो असल में इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज हम यही कहना चाहते हैं कि जब इस देश में सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करने वाले इंसानों को भी राहत दे दी जाती है, अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी जाती है, तब क्या जानवरों के घर को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता? और क्या हमारे देश में जो लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, वो अपने घरों को तो बचाने के लिए आते ही हैं, लेकिन क्या बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग, ये इंसान, जानवरों के घरों को बचाने के लिए आगे आएंगे? क्या हमारे देश में नेताओं को वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से फुर्सत मिलेगी? और उस अतिक्रमण से जितनी परेशानी होती है उतनी ही परेशानी क्या उन्हें जंगलों के अतिक्रमण से भी होगी? और यहाँ हम ये बात फिर से कहना चाहेंगे कि अगर जानवरों का कोई धर्म होता और लोकतंत्र में इन बेजुबान जानवरों का कोई वोट होता तो शायद वक्फ बिल की तरह ये खबर भी आज की सबसे बड़ी हेडलाइन होती। फिर मैं आपको अमेरिका लेकर चलते हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज मुक्ति दिवस मना रहे हैं। अब से लगभग 4 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं और उन्होंने इस दिन को लिबरेशन डे का नाम दिया है। ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स के जरिए भारत, मेक्सिको और वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाओं को हिला देने की धमकी दे रहे हैं, जो व्यापार के लिए अमेरिका पर काफी निर्भर मानी जाती हैं। ट्रंप कई बार भारत का नाम लेकर सीधे तौर पर यह धमकी दे चुके हैं और उन्होंने कहा कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में है। चीन, कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामानों पर उन्होंने पहले ही नए आयात शुल्क लागू कर दिए हैं और अब उनके नए ऐलान से सबसे ज्यादा भारत को ही असर पड़ सकता है और ट्रंप के नए ऐलानों से दुनिया में एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। अमेरिका में बने सामानों पर भारत का औसत टैरिफ दर 2023 में 17% था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है। भारत सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है। भारत के बाद अमेरिका के उत्पादों पर ब्राजील 11%, चीन 8% और मेक्सिको 7% औसत टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन नाम के कार्यक्रम में अपनी नई टैरिफ योजना का ऐलान करेंगे और जैसा कि नाम बता रहा है, वो कहते हैं कि हम अमेरिका को दोबारा से अमीर बनाएंगे। भारत इस मुद्दे पर अभी तक चुप है, लेकिन अपनी प्रभावी रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। ट्रंप के ऐलान के बाद जरूरत के हिसाब से भारत सरकार की तरफ से वैसी ही घोषणा की जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से टैरिफ में बदलाव करते हैं तो मुमकिन है कि इससे भारत का कम से कम नुकसान हो, क्योंकि जिन वस्तुओं का निर्यात भारत करता है उन वस्तुओं का निर्यात अमेरिका नहीं करता। इसलिए रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति यहां ज्यादा असरदार नहीं होगी। अगर ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ का दूसरा तरीका अपनाते हैं और कुल व्यापार के आधार पर एक फैसला लेते हैं तो भारत को फिर एक अलग रणनीति अपनानी पड़ सकती है, क्योंकि भारत अमेरिका के मुकाबले लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का सामान जो है वो ज़्यादा निर्यात करता है और ट्रंप इसकी भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अगर ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते भी हैं तो तत्काल रूप से इसका भारत के निर्यात पर असर या तो बहुत कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि अचानक से 2 देशों के बीच सप्लाई चेन बंद नहीं हो सकती। इसलिए इसका असर बाद में हो सकता है, लेकिन तब तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पर हो सकता है कि कोई नई सहमति बन जाए। ट्रंप चाहते हैं कि जो सामान अमेरिका भारत के बाजार में भेजता है
उस पर लगने वाले शुल्क में कटौती की जाए। ट्रंप भारत को ज्यादा शुल्क वसूलने वाला देश मानते हैं और उन्हें भारत के कई व्यापार नियमों को लेकर काफी आपत्ति है। ट्रंप के सहयोगियों ने एक योजना तैयार की है जिसके तहत अलग अलग उत्पादों पर अलग अलग टैरिफ लगाने के बजाय एक ऐसी योजना की सिफारिश वो कर रहे हैं जिसमें सभी उत्पादों पर एक जैसा समान 20% टैक्स लागू कर दिया जाए। तो ये एक व्यापार की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक बहुत बड़ी खबर होगी और हम आप पर इसका क्या असर पड़ेगा लगातार आपको बताते रहेंगे। और अब हम आपको भीषण गर्मी की महामारी के बारे में बताना चाहते हैं। अगले 3 महीने जितना हो सके घर के अंदर रहने की कोशिश कीजिए, गर्मी से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार की गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है और ये आपके लिए एक खतरनाक खबर है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अप्रैल, मई और जून के महीने में देश के 85% इलाके जबरदस्त गर्मी का प्रकोप झेलेंगे और इस बार हीट वेव यानी लू लोगों के लिए जानलेवा बन सकती है। आमतौर पर अप्रैल, मई और जून में 4 से 7 दिनों तक गर्म हवाएं चलती रही हैं, लेकिन इस बार 6 से 11 दिन तक हीट वेव चलेगी। जिन राज्यों में हीट वेव का सबसे ज्यादा असर दिखेगा उनमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात हैं और इन राज्यों में करीब 2 हफ्ते तक गर्म हवाएं चलेंगी। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 3 से 6 दिनों तक लू चलेंगी। आप इन इलाकों में कहां-कहां रहते हैं आप नोट कर लीजिए। हीट वेव पर मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को यह सुझाव दिया है कि इससे निपटने के लिए अस्पतालों और लोगों से जुड़े कार्यक्रमों में पूरे इंतजाम रखे जाएं। इसकी वजह यह है कि भारत में हीट वेव की वजह से हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। वर्ष 2024 में संसद में इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें लिखा था कि वर्ष 2013 से 2022 के बीच यानी 10 साल में हीट वेव की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2023 में 298 और 2024 में 269 लोग गर्मी की वजह से मारे गए थे। 2024 में हीट स्ट्रोक के कारण भारत के 17 राज्यों में 40,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए और इनमें 700 से ज्यादा की मौत हो गई थी। पिछले वर्ष अप्रैल से जून के बीच देश के 37 शहरों का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था और सोचिए इस बार तापमान और ज्यादा रह सकता है, यानी खतरा और भी ज्यादा बड़ा है। जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तब हीट वेव की संभावना बन जाती है और इसका सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को होता है जो काम के सिलसिले में घर से बाहर खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। भारत में 58 करोड़ 60 लाख कामगारों में से 49% यानी 28 करोड़ 71 लाख लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। उनके पास दफ्तर ऐसे नहीं हैं कि वो किसी छत के नीचे काम करते हों और इन लोगों की मजबूरी ये है कि अगर ये गर्मी में बाहर जाकर काम ना करें, मजदूरी ना करें, तो भूख इन्हें और इनके परिवार को गर्मी से पहले मार देगी और अगर ये बाहर जाकर काम करेंगे तो भूख से पहले गर्मी इनकी जान ले लेगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार ला नीना यानी अल नीनो का असर नहीं है, इसलिए अप्रैल में बारिश की संभावना बनी रहेगी जिससे गर्मी में कुछ राहत आपको मिल सकती है। लेकिन फिर भी हम आपसे ये कहेंगे कि गर्मी से इस बार बचकर रहिएगा। हमारे देश में वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अब हमारे देश में एक नई समस्या आ रही है और उसका नाम है गर्मी। बहुत सारे लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं और सिर्फ इतना कहकर चुप रह जाते हैं कि आज गर्मी बहुत है। लेकिन गर्मी बहुत है तो अपनी जीवन शैली में अब आपको उसके हिसाब से ही नए बदलाव लाने होंगे और पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही परम सुख है।